Okay, so very important. Good evening to each and everyone. Those who have joined my today's session. Now we are going to start a new form of literature. That is, today we are going to study about the novels and its types. देखिए एक बार और चीज समझ लीजिएगा, कई लोग बोलते हैं कि सर आप बहुत तेज बोलते हैं, तो जहां पर आपको लगता है कि मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ तो आप बता दीजिएगा कि सर थोड़ा सा स्लो हो जाइए, क्योंकि मैं तेज बोलता नहीं हूँ। बेसिकली क्या है कि मेरी स्पीड ही इतनी रहती है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं बहुत धीरे धीरे बोलूँ। ठीक, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नॉवेल्स क्या होता है और इसके टाइप कौन कौन से हैं, और जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उनको हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, बेसिकली एलटी वाले हमारे यहाँ पर हैं और इसीलिए वो सभी चीजें पहले पढ़ाई जा रही हैं जो एलटी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो लोग अभी नए ज्वाइन हुए हैं, विशेषकर जिनका पीछे छूट गया है, तो वो लोग जो है यहाँ पर एक तरीके का रिवीजन हो जाएगा, उनको भी कुछ मिलेगा, और जो लोग नए हैं उनको तो मिलेगा ही बेसिकली। और ये ऐसी चीज है यहाँ से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही है हमारे एग्जाम में, तो जितनी चीजें आपको बताई जा रही है सिर्फ आपको वहां ध्यान देना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखिए नॉवेल्स इन इंग्लिश लिटरेचर और इसके टाइप पढ़ने वाले हैं। नॉवेल्स क्या होता है, तो पहले आपको ये चीज ये समझ लेनी है कि भैया जी ये नॉवेल जो टर्म है वो आया कहाँ से है। तो देखिए नॉवेल जो टर्म है वो हमारा इटालियन वर्ड है, इटालियन वर्ड है नोवेला से। ठीक है, इटालियन वर्ड है नोवेला, वहां से लिया गया है। और अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भैया बताइए व्हाट इज द मीन ऑफ नोवेला, लैटिन वर्ड है चूंकि, इटालियन वर्ड है चूंकि नोवेला, अब इसका मतलब पूछ लिया जाए तो क्या है, तो हमारा आंसर हो जाएगा न्यू। न्यू, केवल न्यू आंसर होगा, और वहीं पर हमको टिक करना है। इस बात को इंश्योर कर लीजिए, अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, पूरी उम्मीद है कि क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। ये अगर आपसे पूछा जा रहा है कि लैंग्वेज कौन सी है, तो आप लगाएंगे वहां पर इटालियन है, और अगर आपसे पूछा जाए इसका मतलब क्या है, तो वहां पर आप चिपका देंगे आंसर न्यू। इस बात को इंश्योर करना है। ठीक है, यस सर। और एक चीज समझिए, हाँ और एक चीज समझिए अच्छी तरीके से, अभी चूंकि हमारे सर ने बताया कि देखिए भैया जी फिक्शन का पार्ट है हमारा नॉवेल। ठीक है, अभी हम लोग फिक्शन पढ़ रहे हैं और नॉन फिक्शन में हम लोगों ने बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी को पढ़ लिया था, वहां पर ट्रेवलॉग बचा है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। बेसिकली अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉवेल। नॉवेल सबसे बड़ा होता है, इससे छोटा होता है नोवेला, और उससे छोटा होता है शॉर्ट स्टोरी। ठीक है, तो शॉर्ट स्टोरी के भी बारे में पढ़ेंगे, लेकिन वन बाय वन। तो यहाँ पर आपको फोकस करना है कि द वर्ड नोवेला वाज अप्लाइड बाय बोccaccio फॉर हिज टेल रिटन इन द 14th century इन इटली। द नॉवल बिकम्स वेरी पॉपुलर इन द सेकंड हाफ ऑफ द 18th century। अब आपके यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन आएगा कि फॉर द फर्स्ट टाइम हु यूज्ड द टर्म नोवेला, किसने नोवेला टर्म को यूज किया है, देन आवर आंसर विल बी इट्स बोccaccio। बोccaccio। अब क्वेश्चन आ जाए किस सेंचुरी में नोवेला टर्म यूज किया गया है, दैट वाज नॉट नोबेल, दैट वाज नोवेला, बट आफ्टर दैट इट वाज मॉडिफाइड एंड कन्वर्टेड इनटू नोबेल, but initially it was called novella. Kindly keep this thing in your mind. So whenever the question is being asked in our exam, then in which century for the first time novella term was used, then our answer will be it's a 14th century. And particular place, if the expert is asking, then it will be Italy. So there are three questions which can be asked in our exam. Number one, for the first time who used term novella, then our answer will be Boccaccio. Right? In which century? Then our answer will be it's the 14th century. In which country? Then our answer will be it's Italy. All these things clear to each and everyone? If yes, then say yes. यस सर। If no, then say no. यस सर। Okay, fine. यस सर। अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या बनेगा। देखिए भैया जी यहाँ पर आपको एक चीज नोट करने वाली बात है। देखिए अच्छी तरीके से समझ लीजिए, ये माना जाता है कि सैमुअल रिचर्डसन का जो पेमेला था, पेमेला वो पहला नोबेल माना जाता है। सैमुअल रिचर्डसन का जो 1740 में आता है पेमेला, उसको पहला नॉवल मानते हैं हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है जी, ये बात आपको इंश्योर करनी है, वही माना जाता है और वही अथोराइज है, इसलिए वही माना जाता है, और जब पूछा जाएगा तो वही आंसर होगा। ठीक, ये आप समझ लीजिए। अब अगर क्वेश्चन हालांकि स्पेलिंग बता दीजिए इसकी। PAMELA, पमेला, पामेला, पमेला सैमुअल रिचर्डसन का है 1740 ईस्वी में। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए बताइए इन विच सेंचुरी नॉवेल्स वर रिटन ऑन अ हाई स्केल, किस सेंचुरी में, तो ऑप्शन में होगा हमारा 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी हो जाएगा। लेकिन बेसिकली बात करें तो जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है, ठीक पॉपुलर तो यहाँ हुए थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो लिखे गए हैं बेसिकली वो विक्टोरियन एज में लिखे गए हैं। कहाँ लिखे गए हैं, विक्टोरियन एरा में सबसे ज्यादा नॉवेल्स जो है वो लिखे गए हैं। प्रोडक्टिव नॉवेल्स पॉपुलर होते हैं 18th सेंचुरी में, और क्योंकि पॉपुलर क्या मतलब, सीधी सी बात है, मैंने आपको बोला है कि 1740 में पेमेला आता है, पेमेला है, क्लैरिस है, बहुत सारे नॉवेल्स इसमें लिखे गए थे।
18 सेंचुरी में, बट पॉपुलर हो गया था उसमें। लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रोडक्टिव नॉवेल्स आते हैं वो विक्टोरियन एरा माना जाता है, क्योंकि ये वो समय था जब, इस एज को आप जानते हैं कि प्रोज एंड रीजन का एज बोला गया है मैथ्यू नोल्स के द्वारा। 18th century is the century called 18th century is called the century of prose and reason। प्रोज एंड रीजन वाली कही जाती है। तो उस प्रोज में और कुछ नहीं है, सबसे ज्यादा नॉवेलिस्ट रहे हैं, ठीक है। इसलिए सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए किस एज में, तो भैया जी विक्टोरियन के अलावा कोई आंसर सही नहीं हो सकता है। इस बात को आप बिल्कुल चिपका के रखिएगा, ठीक है। तो ये तो होगी हमारी बेसिक चीजें। आई होप इतनी सारी चीजें क्लियर है सभी लोगों को। अगर क्लियर है तो हाँ बताइए, नहीं है तो हाँ बताइए। यस सर। चलिए आगे चलते हैं। Excuse me, अब हम लोग sir. पहले, या प्लीज, Sir, who called the 18th century's prose मैथ्यू and नोल्ड, reason? मैथ्यू नोल्ड, मैथ्यू नोल्ड, Matthew मैथ्यू Arnold. नोल्ड। अर्नोल्ड। And sir, one more thing, sir. Sir, या who is father of the novel? देखिए मैम, अब ये चीज मैं बोलूं तो हर एक हिस्टोरिकल का अलग है, गोथिक का अलग है, सबका कोई अलग है, समझ रहे हैं। तो ये चीज को कहना कि फादर कौन है इस मामले में तो कोई नहीं बता सकता है, कि हर एक जनरल का अलग है। अब चूंकि पहला नॉवेल सैमुअल रिचर्डसन को गया, लेकिन सैमुअल रिचर्डसन को पापा नहीं कहा जा सकता है। ग्रैंडफादर हमारे चौसर जी हैं, बोले जाते हैं, लेकिन पिताजी का आज तक कहीं नहीं पता है, ठीक है। हर एक कैटेगरी का अपना Okay, अपना sir. फादर है, ये बात याद Okay, रखिए, sir. ठीक Thank you, है। sir. हाँ चलिए, तो गोथिक नॉवेल के विषय में बात करने जा रहे हैं। पहला जनर है हमारा गोथिक नॉवेल। गोथिक नॉवेल के विषय में आपको पता है कि गोथिक जो टर्म है बेसिकली इज एसोसिएटेड विद एंड डीपली एसोसिएटेड विद आर्किटेक्चर, ठीक है, याद रखना है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भैया बताइए गोथिक टर्म इज क्लोजली एसोसिएटेड विद, यू विल हैव फोर ऑप्शंस लाइक आर्ट, culture, architecture, and literature. Then there are answer will be it's architecture. It's not associated with art and culture and literature. So there we have to tick on architecture. Yes or no? Got it or not? यस सर फिर से बता दीजिए। हाँ, Sir, एक please बार सुन लिया repeat. कीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है, बहुत धीरे धीरे बोलता हूँ, एक बार सुन लिया कीजिए। If the question is being asked in your exam, the Gothic term is closely associated with, there will be a four options like art, number two culture, number three literature, and number four architecture. Then their our answer will be it is closely associated with architecture. Closely associated because from architecture the term was taken, and after that it was included in our literature. But initially it was closely associated with architecture, not literature. So is it clear to all of you? If yes, then say yes. Yes, sir. जी जी सर, जी सर ओके क्लियर। फाइन। हाँ, तो ये चीज आपको याद रखनी। अब यहाँ पर चलते हैं, प्लीज म्यूट योर माइक। तो इसकी करेक्टरिस्टिक पहले देखते हैं, फिर हम लोग समझेंगे कि पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, वो बाद में देखेंगे। गोथिक नॉवेल की करेक्टरिस्टिक्स जाननी बहुत जरूरी है। क्वेश्चन आएगा कि व्हिच इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गोथिक नॉवेल, तो भैया जी समझ लो, गोथिक का मतलब सीधी सी बात है, इट विल कंबाइन द एलिमेंट्स ऑफ हॉरर एंड रोमांटिसिज्म। ये याद रखना, एलिमेंट होगा हॉरर का, दैट एवरीवन नोज वेरी वेल, बट इफ the expert has given option that it is associated with horror and romanticism, then there will be a little bit confusion that how it can be a romance when there is a horror। भैया जी ये बात हम जानते हैं, जब हम लोग फिल्म देखते हैं भूत वाली, भैया जी सबसे ज्यादा रोमांस तो उसी में होता है ना, भूतिया बंगला, है ना, गड़गड़ाहट सी आ रही अंधेरी रात, चांदनी वाली रात, दरवाजे खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, वहां पर हीरो हीरोइन और उनके ग्रुप वाले सब जाते हैं, समझ पा रहे हैं? बिल्कुल भाई, इसलिए हॉरर विद रोमांटिसिज्म ये पहला है, इसको नोट करना एकदम है, चिपका सकता है हमारे साथ में। ये हो गया। दूसरा भैया सुपर नेचुरल एलिमेंट होगा, ये आपको याद रखना, सुपर नेचुरल एलिमेंट है, ठीक है जी। और यहां पर समझ लीजिए, और देखो एक चीज और, यहाँ पर सस्पेंस भी होगा, मिस्ट्री भी होगी। एक एक चीज बता रहा हूं, वहां ध्यान देना, जहां दिलवा रहा हूं ध्यान वही आएगा क्वेश्चन में। अब इसका जो एटमॉस्फेयर कैसा रहेगा, तो एटमॉस्फेयर भैया जी ग्लोमी रहेगा। ग्लोमी है, हाँ जी है, इसकी जो सेटिंग रहेगी वो ग्लोमी रहेगी। एक ही चीज समझिए। और कौन सा हाउस में रहेगा, बेसिकली हॉन्टेड हाउस में। हॉन्टेड का मतलब या फिर अबेंडेंड हाउसेस होंगे जो कई जमाने से ऐसे पड़े हुए खंडहर टाइप के, वहां पर इनकी सेटिंग होती है, ठीक है। और सुपर नेचुरल हमको बता ही चुके हैं, हीरोज, रोमांस और इंटेंस इमोशन। इमोशन भैया कैसी रहेगी, इंटेंस रहेगी, इंटेंस इमोशन रहेगी। यहाँ पर खिलवाड़ हो सकता है हमारे साथ में,
लूज इमोशन लिख देंगे, या देयर इज नो प्लेस ऑफ इमोशंस इन अ गोथिक नॉवेल, किसी तरीके से ऑप्शन बना देगा, तो समझना है कि देयर विल बी अ प्लेस फॉर इंटेंस इमोशन, इंटेंस इमोशन। तो अब हम अगर आपको 4 ऑप्शन देते हैं और आपको बताना है कि which statement is not true or associated with gothic novel, then you have 4 option. Option number 1, it will have a romance with horror, or horror with romance. Option number A, its setting will be generally in abandoned places or a decayed houses. So option number B. And option number 3, it will have a supernatural element. Option number 3. And option number 4, it will have a very meager emotions, meager emotions. तो अब आपका सर ऑप्शन डी, कौन सा सही होगा? डी मीगर डी इमोशंस। होगा, लेकिन मीगर क्या होता है? हाँ मेगर नहीं, इंटेंस होगा भैया जी। अरे जब Intense जैसे दरवाजे खोलेंगे बंद होंगे भैया, आदमी की हालत खराब हो जाएगी, समझ रहे हैं? तो फिर वहां पर मतलब इंटेंस इमोशन होगा। तो अब ये तो हो गई फीचर। अब यहाँ समझिए पहला कौन सा है। तो देखिए इसकी शुरुआत जो है बेसिकली कहाँ से, 18वीं सेंचुरी से मानी जाती है, और इसका क्रेडिट जाता है, आप जानते हैं किसको, किसको, होरेक वालपोल को। तो होरेक वालपोल जो है भैया जी, इनका पहला नॉवेल था जिसका नाम है कैसल ऑफ ओट्रेंटो, कैसल ऑफ ओट्रेंटो। This is the first Gothic novel which was ever written by any writer during the 18th century. So अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला नॉवेल पूछा जा रहा है, नाम बताइए पहले गोथिक नॉवेल का, भैया जी हमारा आंसर हो जाएगा ओट्रेंटो, कैसल ऑफ ओट्रेंटो। पूछा जा रहा है कि कौन पिताजी है, तो भैया जी आंसर हो जाएगा होरेक वालपोल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये सब चीजें हैं आपको अच्छी तरीके से याद रखनी। पब्लिश कब हुआ, 1764 में। हालांकि पब्लिकेशन डेट का कोई भी लेना देना हमारे साथ में नहीं है। ठीक है, ये हो गई कुछ चीजें। अब देखिए इनका जो है आरएल स्टीवेंसन है, ये जिन्होंने लिखा था स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जेकल एंड मिस्टर हाइड एंड ड्रैकुला, ये हमारे हैं आरएल स्टीवेंसन, रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। ये 18वीं सेंचुरी के, ये इनका ये भी गोथिक नॉवेल में आता है, तो आपको ये याद रखने हैं। और भी गोथिक नॉवेलिस्ट होंगे तो हम लोग नीचे देख लेते हैं। फ्रैंकेनस्टाइन मैरी शैली का है। देखिए ये ऑप्शन आपको याद रखने हैं क्योंकि क्वेश्चन सीधा बनेगा कि व्हिच इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ गोथिक नॉवेल, जिस तरीके से टीजीटी में क्वेश्चन बनाया था कि व्हिच इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ प्रोसेड ड्रामा। तो भैया जी आप मना नहीं कर सकते हैं कि हमारे तो सिलेबस में तो ही नहीं, कैसे पूछ लिया, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो भैया ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे जैसे सोच नहीं पाओगे, तो जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे याद रखना है। इज इट राइट और नॉट? है या ना? यस सर। तो फ्रैंकेनस्टाइन याद रखना है, कैसल ऑफ ओट्रेंटो कतई मत भूलना है, चाहे डॉक्टर जैकल है ना, द ग्रेट सैटन साइंटिस्ट डॉक्टर जैकल, समझ जाइए, मतलब गोथिक है, जादू वाला है, मतलब गोथिक है ना। और भैया जी ये क्वेश्चन जो है पीजीटी वाले बिल्कुल चिपका कर रख लें। पीजीटी वालों के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ ऐसा कौन सा नॉवल है जो हमारे डिकेंस चतुर्दान है उनके द्वारा गोथिक नॉवल लिखा गया है। तो सीधी बता रहा हूँ, पक्का बता रहा हूँ, 99.99% लोग बता नहीं पाएंगे कौन सा है। तो भैया जी है ब्लीक हाउस, समझ रहे हैं, इसको एकदम चिपका लो। और दूसरा बता सकते कौन है, तो बता पाए चार्ल्स डिकेंस का तो बता दे मुझे, 5 रुपए वाली चॉकलेट खिलाऊंगा। क्रिसमस कैरोल, क्रिसमस कैरोल जिसने बताया है उसका 5 रुपए वाला चॉकलेट पक्का है, बाद में मुझे मैसेज करें पर्सनली, ठीक है। तो भैया जी ये नाम याद रखिएगा, ठीक। ब्लीक हाउस जो है चार्ल्स डिकेंस का, भैया जी ये है गोथिक नॉवेल, ये यहाँ भी याद रखना है और पीजी टीजिया के लिए भी याद रखना है, तो दोनों जगह काम आएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं फटाफट। स्टोरी का मतलब नहीं है, स्टोरी कौन है कौन नहीं बताया। ड्रैकुला जो है वो बारम स्टॉकर का है, 11 किस्से में कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तो हम लोगों ने अभी पूरा कर लिया है अपना गोथिक नॉवेल, ठीक। इतने में से आ जाएगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, जितने पॉइंट बताए वही चिपका देना। अब आगे बढ़ रहे हैं, एपिस्टोलरी नॉवेल की तरफ बढ़ रहे हैं। एपिस्टोलरी नॉवेल बवाल है क्या, ये तो समझते हैं फटाफट, देखिए समय कम है इसलिए थोड़ा सा स्पीड ज्यादा रहेगा, बार बार वीडियो को रिवाइज करके देखिएगा, हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। देखिए एपिस्टोलरी जो नॉवेल है बेसिकली एपिस्टोलरी वर्ड से लिया गया, ये वर्ड जो बेसिकली लैटिन से लिया गया है, ठीक, लैटिन से लिया गया है ओरिजिनली, एंड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एपिस्टोल से लिया गया है, ठीक। एपिस्टोलरी जो वर्ड है याद रखना है वो लैटिन का है, डोंट बी कंफ्यूज विद epistole. Epistole is a bird which was taken from Greek language, right? And while if you talk about epistolary, then it was taken from Latin. So don't confuse with epistolary and epistole. According to the question, we have to tick there. If the question is being asked from where or from which language the epistolary novel was taken, epistolary term was taken, then our answer will be it's Latin. Whenever the question is being asked from where or which language epistole term was taken, then our answer will be it's a Greek. It's a Greek. It's a Greek.
Clear? And then epistle means what? Epistle means is nothing but a letter. What? A letter. Only a letter. So kindly keep one thing in your mind. Whenever the question is being asked, then what is the meaning of epistle? That you can be confused with. You know why these options like a small letter, right? Only letter, a letter. So full answer will be a letter. So don't go with only letter, right? Because the whole word epistle means a letter. It's not only a letter. So we have to go with a letter. Whether the option is given there later or only make us to make us confused. So we should not be go there. We have to go with a letter. Is it clear to each and everyone? If yes, then say yes. If no, then say Yes, no. sir. Yes, sir. वेरी फाइन। यस तो भैया जी इतनी बात समझ में आ गई। हाँ, तो अब अगर क्वेश्चन में आ जाए तो भैया जी बताइए व्हाट इज द मीन ऑफ एपिस्टोलरी नॉवेल? अ नॉवेल कह सकते हैं और नॉवेल इन सीरीज इन लेटर्स, सीरीज इन लेटर्स। तो देखिए हमारे साथ में छोटा सा मजाक हो सकता है। क्या हो सकता है? दे देंगे सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स है तो भैया जी सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी आंसर सही है। अगर आंसर में दे दिया सीरीज ऑफ लेटर है तो भैया जी सीरीज ऑफ लेटर भी सही है। तो कंफ्यूज नहीं होना। मैं बार बार बोलता हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते जब तक लिखा नहीं होगा सीरीज ऑफ लेटर वो लगा ही नहीं सकते हैं। बोलेंगे ये तो है ही नहीं यार, और गलत करके चले आए, अपना दिमाग लगा देंगे, गलत कर देंगे। तो भैया जी यही बता दे रहे डॉक्यूमेंट लिखा है और उससे पहले सीरीज लिखा है, आंसर सही होगा। सीरीज ऑफ लेटर लिखा है, आंसर सही होगा। हर एक चीज को अभी बता दे रहा हूँ, बाद में कुको कुको मत कीजिएगा, ठीक है? चलिए वेरी गुड। और वहां के नाम सभी लोग होशियार हैं यही, इसमें क्या दिक्कत है? अब डॉक्यूमेंट कैसे हो सकते हैं? या तो डायरी एंट्रीज हो सकता है या फिर कोई न्यूज़पेपर वगैरह हो सकता है, उसी के फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है? बस। तो एपिस्टोलरी नॉवेल के विषय में समझिए। पमेला जो बताया था ना आपको, पमेला यही पहला नॉवेल था और ये लिखा गया था सीरीज इन लेटर्स में। तो ये आपको समझना है, सीरीज इन लेटर्स में पमेला है। अब यहाँ पर दो तरीके से क्वेश्चन बनाएगा। पहला बनाएगा कि बताइए व्हाट इज द नेम ऑफ दैट नॉवेल व्हिच वाज रिटन इन एपिस्टोलरी फॉर्म, ऐसा बना देगा। आंसर हमारा होगा पेमेला, तब भी पेमेला होगा। अगर इस तरीके से बना दिया जाता है कि भैया बताइए पेमेला इज अ नॉवेल व्हिच वाज रिटन इन, तो अ सीरीज ऑफ लेटर होगा, आंसर चिपका देना है। ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर? इफ हाँ तो हाँ, इफ ना तो ना। सर यस सर पहला वाला एक बार अब रिपीट यहाँ कर पर दीजिए प्लीज। देखिए मैंने बोला है अगर एग्जाम में ये पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा नॉवेल है जो सीरीज इन लेटर्स में है, आंसर हो जाएगा पेमेला। अब अगर ये पूछा जा रहा है कि पेमेला किस तरीके से लिखा गया, किस फॉर्म में है, तब आंसर हो जाएगा सीरीज इन लेटर। कैसे भी पूछे कान वही पकड़ना है, कान क्या है? पेमेला। और अगर पेमेला नहीं दे रहा है और क्लेरसा दे रहा है फिर भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्लेरसा भी सीरीज इन लेटर्स में है, ठीक है? ये दोनों है, अच्छी तरीके से समझ लीजिए। अब एक बहुत भयानक क्वेश्चन बनेगा, बहुत ही भयानक, जिसको केवल 70% कर पाएंगे लोग। वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन ये है कि बताइए व्हाट इज द नेम ऑफ दैट नॉवेल व्हिच इज द पैरोडी ऑन पमेला। पमेला के ऊपर पैरोडी किसने बना दिया? तो भैया जी आंसर हो जाएगा जोसेफ, JOSEPH, जोसेफ एंड्रयूज, ANDREWS, जोसेफ एंड्रयूज, Joseph Andrews, which was written by Henry Fielding. It is a parody on Pamela. Is it clear or not? Yes, sir. क्लेरेसा सर किसका है? हैं? क्लेरेसा किसका है सर नॉवेल? क्लेरिसा अपने पड़ोसी का है, सैमुअल जैक्सन, जो अपने घर के बगलिया में रहते उसी का है, ठीक है? चलो वेरी गुड। अब एक और देख लो, देखो फैनी हिल वर्क जो है ये जॉन क्लीलैंड का है। किसका है किसका नहीं है इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ऑप्शनवा में हो सकता है कि कौन सा सीरीज इन लेटर्स में नहीं है। तो ऑप्शन दे दिया पेमेला, ऑप्शन दे दिया क्लेरिसा, ऑप्शन दे दिया फैनी हिल, और तीसरा ऑप्शन आपको दे दिया मिसेस जेलोबी। बस, तो बस चिपका देना है आंसर। कहाँ आंसर चिपकाएंगे आप? मिसेस Mrs. जलोबी। Jalobi. बस क्या बात है। चलिए अब थोड़ा सा फीचर देख लेते हैं इसकी क्या है। फीचर सब कुछ नहीं होंगी, सीधी सी बात है, जो सीरीज लेटर्स है वो सीधी सी बात है, लेस डायलॉग होगा, इसमें इम्फेसिस दिया जाता है थॉट्स पे, फीलिंग्स पे, इमोशंस पे, ठीक। इसकी फीचर्स हमारे लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, नहीं हमसे पूछी जाएंगी, इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक। ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं पिकारेस की नॉवेल में। पिकारेस की नॉवेल तो आप सारे लोग जानते हैं, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन बता देंगे क्योंकि कुछ लोग नए भी हैं, बोलेंगे सर
अब आप जानते हैं कि सभी को आता है, तो भैया जी हमको सब बताना है, ठीक है, समझ लें यहाँ पर। देखो जो टर्म है पिकारेस नोबेल बेसिकली वाज वंस ओनली कॉइन्ड इन 1810, ठीक है, 1810 में इसको कॉइन किया गया था। द पिकारेस नोबेल ओरिजिनेटेड इन स्पेन ड्यूरिंग द स्पेनिश गोल्डन एज इन 1554। समझना एक बात को है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर रेट टर्मोवा तो बता रहे हैं 1810 में आया है और बता रहे हैं कि नोबेल जो था ओरिजिनेट हुआ 1554 में, तो ये बात कुछ हजम नहीं हो रही सर जी। तो ये जी समझ लो इस बात को कि देखो एक बात समझना, नेगेटिव कैपेबिलिटी मिलती है हमको शेक्सपियर के वर्क में। और जब हमने देखा कि लोग मानते हैं कि जॉन कीट्स ने नेगेटिव कैपेबिलिटी जो है वो शेक्सपियर से लिया है, तो भैया जी शेक्सपियर से पहले जो है जॉन कीट्स से पहले नेगेटिव कैपेबिलिटी तो जानते नहीं थे। और जबकि नेगेटिव कैपेबिलिटी की शुरुआत हो जाती है 16th सेंचुरी से और ये फेमस होता है 18th सेंचुरी में, तो भैया जी ऐसा कैसे? देखो सीधी सी बात है, जब से इसका यूज होने लगे, जब इसको लोग रिकॉग्नाइज कर पाए, तब से जो लोग हैं उसको पहचान लेते हैं। अब उसके बाद लोग पीछे को जाते हैं कि ये वाली जो फॉर्म अभी जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं ये जो है ओरिजिन कब हुआ था इसका, कब से इसको लोग जान मतलब इस फॉर्म में लिखने लगे थे। तो ये वो समय है 1554 वाला। तो 1554 में ये लिखा जा रहा था, तब इसको रिकॉग्निशन नहीं था, लोग जानते नहीं थे। लेकिन जब टर्म पॉइंट हो गया पिकारेस नोबेल होता है इस टाइप के बवाल का, तब लोगों ने समझा कि भैया जी ये है पिकारेस नोबेल। और इसकी जो है इमरजेंस हो जाती है कब? 1554 में। कहाँ होती है? स्पेन में। और कब होती है? जब स्पेनिश गोल्डन एज चल रहा होता है तब। तो आंसर क्या होगा अगर क्वेश्चन समझना, पिकारेस नोबेल जो है किस वर्ड से लिया गया है? आपको इतना तो पता ही होगा, बता दो मुझे। सर पिकारो से लिया गया है। सर पिकारो पिकारो वेरी। अब पिकारो जो उसका मतलब क्या होता है? क्या होता है? रोगियस इसको बोलते हैं। हाँ ये तो लिखा ना रोगिस। तो इतना तो आपको पता है। तो अगर मान लो आ जाए कि भैया बताइए पिकारो के जो टर्म है कहाँ से लिया गया, तो पिकारो से लिया गया। पिकारो का मतलब क्या होता है? तो भैया जी कह देना रोगिस होता है, यानी हम तो सीधे उसका रफ बोलते हैं, सीधी बात समझो, ठीक है। बेगाबाउंड नहीं कर सकते। हाँ बेगाबाउंड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मतलब रफ ये होता है, सीधी बात समझिए, अभद्र टाइप का, अनसिविलाइज्ड होता है। तो अब क्वेश्चन क्या बनेगा? तो भैया जी बताइए कि पिकारेस के नोबेल ओरिजिनेटेड इन किस कंट्री में ओरिजिनेट हुआ था? तब आंसर होगा स्पेन। 1554। स्पेन। टर्म पूछा जाए, टर्म पिकारेस के नोबेल कब आता है? तो 1810 में, 1810 में, ठीक है, बात समझ रहे हैं? हाँ या ना? यस सर। अब इसका मतलब होता है रफ, आपको पता ही है। इसमें जो हीरो होता है बेसिकली क्या होता है? अपीलिंग हीरो होता है। और ये कैसा होगा ये याद रखना भैया जी, ये खिलवाड़ हो सकता है हमारे साथ में यहीं से। ले लो जरा, कम हो गया, चलो। तो यहाँ देखो क्वेश्चन में हमसे बनेगा, क्या बनेगा अभी आगे बताते हैं। यह बस इतना देखना ध्यान रखना, इसका जो हीरो होगा अपीलिंग होगा, लेकिन कैसा होगा? लो सोशल क्लास का होगा। याद रखना है, लो सोशल क्लास भैया जी अपर क्लास के साथ कंफ्यूज कर सकता है, समझ रहे हैं? और हम आंसर गलत हो जाएगा हमारा। याद रखना लो होता है लो लो, और लो होगा तभी तो, एक बात समझो, तभी तो वो अगड़म बगड़म कार्य करेगा। जो भी आपने जो भी नोवेल पढ़ा होगा पिकारेस को, उसमें देखा होगा इमोरली डिग्रेडेड आदमी होता है, एकदम वाहियात किस्म का होता है। मतलब इतने लव अफेयर्स होंगे, इतने लव अफेयर्स होंगे, जहां जाएगा वहां आशियाना बनाता है ये। चाहे कोई आप नोवेल पढ़ लीजिए, जहां जाएगा वहीं नोटंकी करेगा, है ना, चोरी चकारी मतलब बेईमानी, ये सब उसके अंदर भरी होती है। ये सर्वगुण संपन्न होता है बुरे कर्मों से, ठीक है। और जब ऐसी क्वालिटी हो तो सीधी बात समझ लेना कि भैया ये लो क्लास का ही हो सकता है, सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी का तो नहीं होगा। तो हम इसी ऑप्शन में दे देगा सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी का हीरो होता है। भैया जी एकदम आंसर गलत है, बस वहीं पे चिपका देना। समझ पा रहे हैं? सभी लोग नहीं समझ पा रहे हैं? जल्दी बताइए। पिकारेस की नोवेल्स में सर रफ बातें आती हैं। सीधी सी बात, तो हमको देखो हम लोग रफ जानते हैं, लेकिन अगर हमको दे दिया कि इसका हीरो सोफिस्टिकेटेड होता है तो हम सही बता रहे हैं, 70% लोग चिपका देंगे, बोले मान जाएंगे उसको। लेकिन यहाँ पे ध्यान देता नहीं है, और यहीं पर खिलवाड़ होगा हमारे साथ एग्जाम में। तो हमको खिलवाड़ नहीं करना है ना, हमको आंसर सही करना है। हमको समझ आना है सोफिस्टिकेटेड नहीं होता है, नोटिंग बना रहा है एग्जामिनर हमारे साथ में ऑप्शन देके, सीधे पहले एलिमिनेट कर देना, ये तो हो ही नहीं सकता। समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं? यस सर। जी सर। जी सर। और ये देखिए ये बंदा कहाँ रहेगा? करप्ट सोसाइटी में। अब सीधी सी बात है, लो क्लास का है तो अच्छी सोसाइटी थोड़ी ना होगी,
ये करप्ट सोसाइटी में रहेगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है, आज के जमाने में ऐसी बात नहीं कि ये जो लोग मैं रखता हूँ करप्ट सोसाइटी में, ऐसी बात नहीं है। अब चूंकि वो पहले चलता था तो उसी हिसाब से पढ़ना पड़ रहा है, तो कोई लोग दिल पे ना ले प्लीज, ठीक है, कोई वो मेरा वो मतलब नहीं था। चलिए अब देखिए इसमें क्या है कि बेसिकली ये थोड़ा रियलिस्टिक होता है, रियलिस्टिक टाइप का होगा, स्टाइल रियलिस्टिक होगी, छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना है, ठीक है। और भैया जी इसमें एलिमेंट्स देखिए कौन कौन से होंगे, कॉमेडी वाले एंड सटार वाले। सटार तो बेसिकली होते ही है, ठीक, ये भैया आपको समझना है, तो एलिमेंट्स आपको समझने हैं। अब थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं नीचे, फिर उसके बाद ऊपर करते हैं इसको। तो देखो ये तो हमने देख ही लिया है, सटायर कॉमेडी सरकाज़्म होगा, ठीक है, बस इतनी मेन चीजें हैं। तो अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द करस्क्यून नंबर, देन वी विल हैव 4 ऑप्शंस लाइक दैट। ऑप्शन नंबर ए, द टर्म वाज टेकन फ्रॉम पिकारो व्हिच स्टैंड फॉर रोगेस, रफ और वैगाबोन, कुछ भी हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, इट्स हीरो will be appealing who belongs to a sophisticated society. Option number B. Option number 3, its style will be realistic. And option number 4, the term was originated in 1810. Because the novel term was originated in 1810. Then what will be the right answer? Then what is the galti in this प्रश्न? Sophisticated नहीं होगा, social class होगा sir, sir. it belongs to low class. Yeah, because it belongs to low class. तो देखिए क्षमा चाहेंगे कि आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि समय नहीं रहा है, मेरा एलटी का सेशन का समय हो गया है। बाकी हम लोग कल से जो है अच्छी तरीके से देखें, ठीक है। Okay, तो चलिए okay, थैंक यू sir. सो मच Thank you, sir. फॉर बीइंग विद अस इन टुडेस सेशन।